अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, क्लिनिकल टॉक की नई एपिसोड में एक नए टॉपिक और नए गेस्ट के साथ हाजिर है आपका होस्ट डॉक्टर अब्दुलसलाम राना। और दांत के दर्द के बारे में हमने बात करनी है। तो सबसे पहले बहुत शुक्रिया आप तशरीफ़ लाई मेरे शो में। आज हम जिस टॉपिक पे बात करने जा रहे हैं वो बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आए डॉक्टर साहब से सवालात का सिलसिला शुरू करते हैं। किस तरह से पेशेंट्स को इवेलुएट करते हैं कि इस पेशेंट से हमने ब्लड लेना है और इस पेशेंट से या क्लाइंट से आपने ब्लड नहीं लेना। मुझे ये बताइएगा कि उसमें को आप कैसे प्रोसेस करते हैं, किस चीज़ की स्क्रीनिंग करते हैं। मतलब आप ये दावा करते हैं कि जनाब हम बिल्कुल साफ़ जो खून है वो अपने पेशेंट्स को लगाते हैं, तो मतलब उसके बारे में थोड़ा नाजरीन को डिटेल बताइएगा। मुझे ये बताइएगा कि मतलब ब्लड ट्रांसफ्यूजन आपने ब्लड लगाना होता है तो उसके क्या प्रोसेस क्या है और किस तरह से आप मतलब ब्लड लगाते हैं। ऐसा तो नहीं हो सकता ना कि पेशेंट आया है तो जनाब आपने उसको नहीं। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, क्लिनिकल टॉक की नई एपिसोड में एक नए टॉपिक और नए गेस्ट के साथ हाजिर है आपका होस्ट डॉक्टर अब्दुलसलाम राना। नाजरीन, सुंदस फाउंडेशन जो सियालकोट चैप्टर है, इसमें तकरीबन कोई 600 से 700 पेशेंट्स जो है उनका हर महीने उनको ब्लड लगता है। और इसका मतलब ये है कि 600-700 ब्लड बैग भी उनको लगते होंगे। तो ये ब्लड किस तरीके से जो है मतलब आता है, कैसे इकट्ठा किया जाता है, कैसे इसको प्रोसेस किया जाता है, फिर ब्लड लगाते हुए किन मुश्किलात का सामना करना पड़ता है, ये सारी चीज़ें डिस्कस करने के लिए आज हमने सुंदस फाउंडेशन से डॉक्टर्स के पैनल को इन्वाइट किया हुआ है। तो सबसे पहले हमारे पास BDS डिपार्टमेंट की जो हेड हैं डॉक्टर वफ़ा ज़हरा हमारे साथ मौजूद हैं। सबसे पहले आपका शुक्रिया, आप मेरे शो में तशरीफ़ लाई। तो मुझे उसके बारे में ज़रा बताइएगा, किस तरह से पेशेंट्स को इवेलुएट करते हैं कि इस पेशेंट से हमने ब्लड लेना है और इस पेशेंट से या क्लाइंट से आपने ब्लड नहीं लेना। जी सर, हमारा ये जो सारा ब्लड डोनेशन की जो कैंपिंग होती है ये वॉलंटरी होती है पहले तो। ठीक है। इसके अंदर पहले हम सेलेक्ट करते हैं एक कोई भी स्लॉट या कोई भी एरिया जिधर हमने अपना स्पेसिफिक ये कैंप लगाना होता है। पहले हम वो देखते हैं कि वो एरिया स्पेशियस हो, वेंटिलेटेड हो। ठीक है। उसके बाद फिर हम लोग डोनर का क्राइटेरिया है वो मैच करना होता है। सेकेंडली हमारी इक्विपमेंट्स होती है जो हम लोगों ने, एक लिस्ट होती है जो हम लोगों ने साथ लेके जानी होती है। कैरी करते हैं आप? जी सर, और लिस्ट होती है सारी जो वर्कर्स साथ जाएंगे, सोशल वर्कर्स भी होते हैं और फिर साथ में हमारे पास मेडिकल वर्कर्स भी होते हैं, वो एक टीम प्रॉपर जाती है। और फिर हमारे पास एक इक्विपमेंट्स की लिस्ट होती है, कंज्यूमेबल्स की लिस्ट होती है। तो ये सारा हमारा बेसिकली प्रोसीजर होता है कैंपिंग का। प्री फेज़ कैंप होता है, एक फिर कैंप फेज़ होता है, एक पोस्ट कैंप फेज़ होता है हमारा। ठीक है। तो आप उसको किस तरह से जो है ना, जैसे मैंने पहले सवाल किया, आप किस तरह से इवेलुएट करते हैं कि इस आप कई जो लोग हैं उनको डेफर भी कर देते हैं ना कि हमें आपका ब्लड जो है ना नहीं लेना, तो उसमें क्या रीज़न होती है? सर, हमारे जो गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग है, क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग है, पहले हम लोग ना क्लिनिकली डोनर को एवेलुएट करते हैं। ठीक है। सबसे पहले तो हम ये देखते हैं कि मेंटली अलर्ट हो जो डोनर आया हमारे पास, फिज़िकली फ़िट हो, गुड हेल्थ हो। अब उसकी लास्ट डोनेशन और इस ड्यूरेशन के बीच में जो इंटरवल है वो मिनिमम 2 मंथ्स और मैक्सिमम 3 मंथ्स का हो। वेट नॉट लेस देन 45 kgs हो। ठीक है। उसका जो फिर है, हम लोग BP रिकॉर्ड करते हैं ऑन स्पॉट। सिस्टोलिक, डायस्टोलिक, उसकी भी एक रेंज है। सिस्टोलिक 100 से 180 हम नॉर्मल कंसिडर करते हैं। डायस्टोलिक 60 to 100 नॉर्मल कंसिडर। पल्स जो है 60 to 100 बीट्स पर मिनट, ये नॉर्मल कंसिडर होती है। टेम्परेचर नॉट मोर देन 99.5 डिग्रीज फ़ारेनहाइट हो। मतलब जिन लोगों को फीवर बुखार वगैरह होता है, हाँ, वो नहीं, हम उनको यूजुअली डिफ़र करते हैं। ठीक। फिर उसके बाद हमारे ये होता है कि वेट और एज का भी एक हम लोगों ने रखा हुआ है। एज का भी जो हमारा क्राइटेरिया है वो 16 ईयर्स से आप डोनेशन दे सकते हो, 60 ईयर्स तक। और उसके बाद HB हम हीमोग्लोबिन हेमाटाइज साथ लेके जाते हैं, HB वैल्यूएट हो जाता है ऑन स्पॉट। मेल्स में तो कट ऑफ वैल्यू हमने 13 की रखी हुई है कि एटलीस्ट 13 हो तो यू आर फिट फॉर डोनेशन, लेकिन फीमेल्स में 12 की रेंज है। तो डॉक्टर साहब, जब हम ब्लड कैंप करते हैं तो आप ज़ाहिर साथ होती हैं एज ए मेडिकल ऑफिसर। जी जी। तो किन मुश्किलात का वहाँ सामना करना पड़ता है? मुश्किलात का मैं इस सेंस में कह रहा हूँ कि पेशेंट के, वो जो क्लाइंट है हमारा, उसके पॉइंट ऑफ व्यू से, जो ब्लड दे रहा होता है, ब्लड डोनर,
मतलब उनको क्या क्या इश्यूज हो सकते हैं और फिर आप उनको मैनेज किस तरह से करती हैं? सर हमारा जो बेसिक जो द ओनली सीरियस कॉम्प्लिकेशन जो कैंप साइट पे राइज करती है वो फेंटिंग एपिसोड होती है, जिसको हम मेडिकल टर्म्स में वेज़ोवेगल रिफ्लेक्स या सिंकपी रेफर करते हैं। ठीक है। अब वो भी दो तरह से होती है, एक तो होती है साइकोलॉजिकल, जो कि ब्लड किसी ने देखा तो साइकोलॉजिकली वो हाँ, फेंट ये हो गया। ये मुझे खुद को ये प्रॉब्लम था। मैं जब मैं छोटा था तो मैं तो खून देख के जो है ना बेहोश हो जाता था। और तो आहिस्ता आहिस्ता जो है ना वो ये फिर साइकोलॉजिकल हाँ होती है। जी। और सेकेंडली एक होती है न्यूरोफिजियोलॉजिकल, जिसके अंदर ये मेन फैक्टर होता है कि जब आप ब्लड ड्रॉ कर रहे होते हो किसी से, तो वो ऑब्वियसली हाइपोटेंशन में बॉडी थोड़ी सी जा रही होती है, बीपी रिड्यूस हो रहा होता है, बॉडी से ऑब्वियसली ब्लड जा ब्लड रहा होता वॉल्यूम है, कम हो रहा होता है। तो वो ब्लड वॉल्यूम कम होने की वजह से ना न्यूरोफिजियोलॉजिकल फेंटिंग आती है। ठीक इन है। दोनों केसेस में हम ना पहले हमारी पूरी टीम अश्योर करती है कि उसकी वजह से बाकी डोनर्स अपसेट ना हो, बिकॉज ऑब्वियसली कैंप साइट पे बहुत सारा डोनर्स होते हैं, बहुत सारे लोग डोनेशन ब्लड की दे रहे होते हैं। और सेकेंडली हम ये श्योर करते हैं कि वो डोनर जो भी फेंट हुआ है वो गिरे ना, क्योंकि है। गिरने से एक वो इंजरी राइज कर सकती है। हम श्योर करते हैं सबसे पहले उसको किसी भी फ्लैट सरफेस पे हम ना लिटा देते हैं। ठीक है। बेड हैं हमारे पास पोर्टेबल्स, या ग्राउंड पे भी इवन लिटाना पड़े तो हम लिटाते हैं। डिफरेंट मैन्यूवर्स ट्राई करते हैं। पहले तो वाइटल रिकॉर्डिंग होती है, बीपी, पल्स वगैरह ये सब ऑन स्पॉट हम रिकॉर्ड कर लेते हैं नर्स के ठीक है। हेल्प से ना। सेकेंडली हम क्या करते हैं, हम मैन्यूवर्स ये ट्राई करते हैं, हम लेग लिफ्ट करते हैं ताकि फ़ौरन से जो ब्लड सप्लाई है वो ब्रेन की कॉम्प्रोमाइज़ ना हो। जी। और सेकेंडली हम फ्लूइड इनकरेज करते हैं उसलिए, अगर ओरली टॉलरेट कर रहे हैं उस टाइम तो हम ओरली उसको फ़ौरन थोड़ा सा डेफिसिट कॉम्प्रोमाइज़ करने के लिए हम उसको ना फ्लूइड दे देते हैं। ठीक है। तो अच्छा, अब आपने नाजरीन को ये बताना है जो लोग ब्लड देने से डरते हैं कि इसके फ़ायदे क्या क्या हैं, और अगर सपोज़ कि मैंने ब्लड दिया है तो मुझे उसको क्या नुकसान हो सकता है? जी, नुकसान तो ऐसा कोई भी नहीं होता ब्लड डोनेशन का। इटसेल्फ बहुत से एडवांटेजेस लोग बेनिफिट्स डरते हैं ना, वो साइकोलॉजिकली एक खौफ होता है हाँ कि जी। पता नहीं, एक तो वो नीडल जो मतलब उसका Definitely, प्रिक वो होता जब है। होती है। वैसे तो बेनिफिट्स बहुत ज़्यादा हैं। एक तो आप ब्लड जब दे रहे होते हो तो आपकी नॉर्मल बोन मैरो से सेल प्रोडक्शन प्रमोट हो रही होती है, बॉडी के फंक्शंस बहुत ज़्यादा बूस्टअप हो रहे होते हैं, आपकी जो इमोशनल हेल्थ है वो बहुत ज़्यादा इम्प्रूव हो रही होती है। साथ में एंटी कैंसर बहुत से इफेक्ट्स रिपोर्ट हुए हैं, बहुत सी रिसर्च अच्छा। पेपर्स इसके ऊपर भी ना पब्लिश हुए हैं। और इसके अलावा हार्ट के ऊपर, लिवर के ऊपर बहुत से बेनिफिशियल इफेक्ट्स हैं इसके ब्लड डोनेशन के। ठीक है। कैलोरीज भी बर्न होती हैं तो वेट लॉस के लिए भी अच्छी चीज़ है। मतलब ये ख़वातीन के लिए तो स्पेशली जो है ना एक नेमत है। जी, इसके वेट अलावा लॉस कोई ब्यूटी पे भी इसका इम्पैक्ट होता है? सर मोर और लेस थोड़ा सा तो होता है। अच्छा अच्छा, क्योंकि ये जो फीमेल्स हैं उनको ब्लड डोनेशन की तरफ अट्रैक्ट करने के लिए ये दो चीज़ें जो है ना वो मेरे ख्याल से सफिशिएंट होती हैं। एक तो ये कि ब्लड देने से जो है वो मतलब खूबसूरती बढ़ती है, दूसरा वेट लॉस होता है। और सर एक और इम्पॉर्टेंट फैक्टर इसमें ये है कि आयरन बहुत ज़्यादा बिल्डअप हो जाती है समटाइम्स बॉडी में, जिसको हम मेडिकली हीमोक्रोमेटोसिस की कंडीशन कहते हैं। तो उसके अंदर भी ना ब्लड ट्रांसफ्यूजन अगर आप ब्लड डोनेशन अगर आप कर रहे हो तो आपके जितने एक्स्ट्रा आयरन बिल्डअप्स होते हैं स्टोरेज वो निकल जाते हैं, एक्सक्रीट आउट हो जाती है बॉडी से, और लिमिट भी करता है आयरन की एब्जॉर्प्शन को ना ब्लड ठीक डोनेशन। है डॉक्टर वफ़ा, हमारी दुआएं आपके साथ हैं, इसी तरह काम करती रहें Thank you so और much. खिदमत करती रहें थैलेसीमिया के जो बच्चे हैं उनकी, हीमोफीलिया और ब्लड कैंसर के बच्चों की। तो आपका बहुत शुक्रिया, आप शो में तशरीफ़ लाई। थैंक यू सर। तो नाज़रीन, नेक्स्ट जो हमारे गेस्ट होंगे वो मिस्टर जावेद साहब हैं जो हमारे लैब मैनेजर हैं। हम उनसे पूछेंगे कि ब्लड जब BDS की टीम, ब्लड डोनेशन सर्विसेज की जो टीम है वो लेके आते हैं तो ये उसको किस तरह से प्रोसेस करते हैं, और उसका जो है ना उसकी डिटेल्स इनसे बात करते हैं। तो नाज़रीन, जावेद साहब जो हैं लैब मैनेजर हैं सुंदर फाउंडेशन के, हमारे साथ मौजूद हैं। इनसे फ़र्दर जो है ना सवालात का सिलसिला शुरू करते हैं। तो जावेद साहब बहुत शुक्रिया, आप मेरे शो में तशरीफ़ लाए। आप मुझे इस बारे में बताइएगा कि जब ब्लड डोनेशन सर्विसेज की टीम आपके पास ब्लड लेके आते हैं, फ़र्दर आपने उसको प्रोसेस करना होता है। हाँ जी। तो मुझे ये बताइएगा कि उसमें को आप कैसे प्रोसेस करते हैं, किस चीज़ की स्क्रीनिंग करते हैं? मतलब आप ये दावा करते हैं कि जनाब हम बिल्कुल साफ़ जो खून है वो अपने पेशेंट्स को लगाते हैं, इसके बारे में थोड़ा नाजरीन को डिटेल बताइएगा। जी, सबसे पहले जो है ना इसके बेसलाइन टेस्ट होते हैं जो हम परफॉर्म करते हैं, उसमें CBC है, हेपेटाइटिस B, C, HIV, VDRL और MP टेस्ट है। CBC में तो हम डोनर की HB वगैरह देखते हैं, प्लेटलेट्स देखते हैं, सेल्स की तादाद कितनी है? TLC देखते हैं, WBC काउंट, उससे हमें अंदाज़ा हो जाता है कि पेशेंट्स को कोई इन्फेक्शंस वगैरह तो नहीं है। ठीक है। उसके अलावा हेपेटाइटिस B, C कालेज अरकान के लिए टेस्ट है, HIV AIDS को कंफर्मेशन के लिए होता है, और जो VDRL है वो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ के लिए हम टेस्ट परफॉर्म करते हैं। ठीक है। तो ये कितनी अहमियत के हामिल हैं? अगर ये टेस्ट ना करें तो क्या होगा? सबसे पहले अगर CBC को हम इग्नोर करेंगे तो उससे डोनर को नुकसान होगा।
अगर लो एचबी होगी तो पेशेंट्स जो डोनर है वो अनीमिक हो जाएगा उससे। ठीक है। उसके अलावा प्लेटलेट्स की अगर मज़ीद उसको डेफिशिएंसी होगी तो मतलब खून जो है, खून के जो सेल हैं प्रॉपर अगर मैच्योर नहीं होंगे। जी बिल्कुल। ठीक है, तो तो ओवर वो ब्लीडिंग जिसको हम लगाएंगे उसके लिए नुकसान है। ये डोनर के लिए नुकसान होगा। ठीक है। सीबीसी को अगर हम इग्नोर करेंगे तो उससे डोनर को नुकसान होगा। हाँ, अगर उसकी टीएलसी हाई है या डब्ल्यूबीसी काउंट हाई है तो फिर उससे पेशेंट्स को नुकसान हो सकता है। ठीक है। क्योंकि उसमें से डब्ल्यूबीसी जो है ना, वाइट ब्लड सेल्स काउंट्स आगे पेशेंट्स को ट्रांसफ्यूज़ होंगे तो जिससे साइटोकाइंस वगैरह ब्लड के अंदर प्रोड्यूस हो जाते हैं तो रिएक्शंस काज हो सकते हैं ठीक है। उससे। तो बाकी हेपेटाइटिस जो है ये बहुत ही कॉमन टेस्ट हैं और बेसलाइन टेस्ट है, लेकिन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस के हामिल है। तो वैसे तो जो छोटी छोटी लैब्स हैं मतलब लोकल वो काम कर रही हैं, वो भी ये सारे टेस्ट करती हैं, तो आप में और उनमें क्या डिफरेंस है? इसमें सबसे ज़्यादा बड़ा फ़र्क ये है कि जो आम 70 to 80% ब्लड बैंक्स जो हैं वो जो रिकमेंडेड मेथड है हेपेटाइटिस को या HIV के लिए वो उसको फॉलो नहीं करते। ठीक है। यानी उसमें दो तरीके होते हैं, एक डिवाइस मेथड होता है और दूसरा होता है एलाइजा और उससे लेटेस्ट फॉर्म जो है क्लाया है। अच्छा। कैमिल इम्यूनिसेंस इम्यूनोसार्बेंट ऐसे। तो जो 70 to 80% ब्लड बैंक्स हैं वो एक डिवाइस के ऊपर सारे टेस्ट परफॉर्म कर रहे होते हैं। उसमें 97 to 98% जो है वो उसकी सेंसिटिविटी स्पेसिसिटी के साथ टेस्ट परफॉर्म करता है। सेंसिटिविटी का मतलब ये है कि 97% वो ट्रू नेगेटिव, 100 में से 97% जो है ना वो डोनर्स को सही करेक्ट डिटेक्ट करेगा। और स्पेसिफिसिटी का मतलब होता है ट्रू पॉजिटिव, यानी 100 में से 97 या 98 जो है वो उनको ट्रू पॉजिटिव डिक्लेयर करेगा। ठीक है। तो जो 2 से 3% बच गया ना उसको वो स्किप कर देता है। ये होती है सेंसिटिविटी स्पेसिफिसिटी। यानी कि अगर आसान लफाज में मैं बयान करूं, अगर कोई 100 पेशेंट्स हैं हेपेटाइटिस के ऑलरेडी नॉन हमारे पास हैं, उसको हम डिवाइस पे रन करेंगे तो डिवाइस ने 97 जो है ना उसमें से उनको वो हेपेटाइटिस डिक्लेयर करेगा और 2 to 3 वो उसको नेगेटिव डिक्लेयर कर देगा। लेकिन हाँ जी उसको उन्हीं को ही हम दोबारा अगर क्लाया या एलाइजा मेथड पे परफॉर्म करेंगे तो वो 100 ही जो है ना वो डिक्लेयर करेगी, क्योंकि ऑलरेडी हम नॉन केसेस ले रहे हैं। मतलब ये लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है। जी है, क्लाया लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है। जी कर रहे हैं, यानी आसान लफाज में वो मशीन पे टेस्ट परफॉर्म होता है। अच्छा, मेरा इम्पोर्टेंट एक मैं आपसे सवाल ये करना चाह रहा हूँ कि जो ब्लड बैग आता है तो उसमें उसका आप क्या करते हैं? एज सच ही स्क्रीन करके आगे चला देते हैं या उसमें से कुछ प्रोडक्ट्स वगैरह भी अलग करते हैं? जी, जिस तरह आपने सुना होगा कि 1 pint कैन सेव 3 लाइव्स, बल्कि मैं कहूँगा कि 1 pint कैन सेव 4 लाइव्स। तो 1 यानी एक खून से आप 3 जिंदगियाँ बचा रहे हैं, 3 किस्म का खून अलग कर रहे हैं। ठीक है, जैसा कि मैंने कहा कि बल्कि मैं कहूँगा कि जो है ना 4 आप जिंदगियाँ बचा सकते हैं। ठीक है। यानी हम एक खून से 4 किस्म के प्रोडक्ट्स अलग कर सकते हैं। उसमें से एक पैक सेल्स हैं, एक जो है वो प्लेटलेट्स हैं, तीसरा जो प्रोडक्ट है वो FFP है। उससे हम फर्दर मज़ीद 2 तरह के प्रोडक्ट हम अलग कर सकते हैं, जो कि क्रायोप्रेसिपिटेट है और क्रायो सुपरनेटेंट है, जो कि यहाँ पे मोस्टली जो है पाकिस्तान में वो प्रिपेयर नहीं हो रहे। बहुत कम सेंटर्स जो हैं जो कि इसको क्रायोप्रेसिपिटेट और सुपरनेटेंट जो है ना वो बना रहे हैं। तो उनके प्रिपेयर करने की क्या ज़रूरत पेश आई यहाँ पे? मतलब वो किन पेशेंट्स को लगता है? उनमें जो हीमोफीलिया के पेशेंट्स होते हैं जिनको सीवियर डेफिशिएंसी होती है, हीमोफीलिया A और हीमोफीलिया B, जहाँ पे जो FFP जो है वो काम नहीं कर रहा होता, तो वहाँ पे उनका फिर क्रायोप्रेसिपिटेट या क्रायो सुपरनेटेंट हम यूज़ करके उनका ट्रीटमेंट करते हैं। उसमें ये होता है कि जो क्रायोप्रेसिपिटेट है उसमें फैक्टर 8 जो है ना हमें प्योर कंडीशंस में बहुत कंसनट्रेटेड फॉर्म में हमें वो मिलता है। तो FFP में वो डाइल्यूट हो जाता है, उसमें जो अननेसेसरी जो प्रोडक्ट्स होते हैं वो निकल जाते हैं जो क्रायोप्रेसिपिटेट में से। ठीक है, मतलब आपका जो लैब का रोल है वो इंतहाई इम्पोर्टेंट इस सेंस में भी होता है ना कि तो अगर किसी पेशेंट को हेपेटाइटिस B, C हो जाए या HIV हो जाए खुदा न खास्ता, और वो लेटर इन लाइफ जो है ना इस काबिल हो जाता है, इतने रिसोर्सेज उसके पास आ जाते हैं कि वो अपना स्टेम सेल थेरेपी कराना चाहे, तो अगर वो इन्फेक्टेड है तो वो मतलब पॉसिबल नहीं होगी स्टेम सेल थेरेपी। जी ठीक है, तो आप अपना काम अच्छे तरीके से करते रहें और खिदमत करते रहें। ये बहुत बड़ा अलमिया है हेपेटाइटिस। यही वजह है कि जो हमारी सोसाइटी में हेपेटाइटिस फैल रहा है
जो बहुत सारी वजूहत है उसमें से सबसे बड़ी वजह ये है कि जो है ना डोनर्स की स्क्रीनिंग रिकमेंडेड मेथड के ज़रिए से नहीं की जाती, जिसकी वजह से जो पेशेंट्स होते हैं उनको हम हेपेटाइटिस जो है ना आगे ब्लड ट्रांसफ्यूज़ करवा रहे होते हैं। ऑलरेडी जो पेशेंट सफ़र कर रहे होते हैं उनको मज़ीद हम बीमारियाँ जो है ना दे रहे होते हैं। ठीक है जावेद साहब, आपका एक बार फिर बहुत शुक्रिया। तो नाज़रीन, हम जो सवालात का सिलसिला है उसको आगे बढ़ाते हुए डॉक्टर अक्सा खालिद से फर्दर बात करेंगे कि जब ब्लड बैंक से जाता है तो पेशेंट्स को लगाने के दौरान और लगाने के बाद और लगाने से पहले किन मसाइल का सामना करना पड़ता है। तो नाज़रीन, जैसे हम पहले बात कर रहे थे, हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर अक्सा खालिद, जो कि डिपार्टमेंट ऑफ नर्सिंग जो है उनको हेड करती हैं, मेडिकल ऑफिसर हैं सुंदस फाउंडेशन में, और जो भी इश्यूज़ होते हैं पेशेंट्स के उनको वो देखती हैं। तो डॉक्टर साहिबा, आपका बहुत शुक्रिया, आप यहाँ पे तशरीफ़ लाई और सवालात का सिलसिला जो है ना हम इसको आगे बढ़ाते हैं। मुझे ये बताइएगा कि मतलब ब्लड ट्रांसफ्यूजन, आपने ब्लड लगाना होता है तो उसके क्या प्रोसेस क्या है और किस तरह से आप मतलब ब्लड लगाते हैं? ऐसा तो नहीं हो सकता ना कि पेशेंट आया है तो जनाब आपने उसको नहीं, ब्लड लगा बिल्कुल दिया? ऐसा नहीं है। एक्चुअली जब सुबह पेशेंट आते हैं तो सबसे पहले तो उनका सैंपल लेके हम लोग उनकी HP चेक करनी होती है। CBC प्रॉपर उनका टेस्ट होता है ठीक है। और उनका सैंपल लैब में भेज दिया जाता है। जैसे रिपोर्ट्स आती हैं उस रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग में चेक करके पेशेंट्स को ब्लड इशू किया जाता है। ब्लड आने के बाद नर्सिंग स्टाफ उनको IV लाइन पास करते हैं और उनको प्रॉपर ब्लड ट्रांसफ्यूज़ कर दिया जाता है सारे SOPs फॉलो करके। ठीक है। ब्लड के दौरान अगर किसी किस्म का कोई भी रिएक्शन पेशेंट्स को आता है वो उसको मैनेज किया जाता है यहाँ पे, और एंड पे पेशेंट्स को जो है ना IV लाइन उनकी हटा के और प्रॉपर SOPs को फॉलो करके उनको बैंडेज करके और फिर भेज दिया जाता है। एंड पे बैग्स हम डिस्कार्ड कर दिए किस जाते हैं। किस्म के जो है ना रिएक्शंस जो है वो ब्लड लगने के दौरान में आ सकते हैं जी, पेशेंट्स को? बहुत अच्छा सवाल किया आपने। ब्लड के रिएक्शंस माइल्ड टू मॉडरेट एंड स्वेयर भी हो सकते हैं ना, ठीक तो है। इसकी 5 टाइप्स मेन होती हैं। तो ज़्यादातर जो आते हैं वो एलर्जिक रिएक्शंस देखने में आ रहे होते हैं। तो उसकी टाइप्स में आ जाता है कि एलर्जिक सिंपल रिएक्शंस हो गए, ठीक है। जिसमें पेशेंट्स को ऐसे जिस्म पे एलर्जी हो गई, या दाने वगैरह। जैसे दाने, छोटे छोटे दाने रेड निशान से बन गए हैं और उस पर ख़ारिश होना शुरू हो जाती है। दूसरे टाइप की रिएक्शंस आते हैं फेब्राइल रिएक्शंस। तो वो उसमें ये होता है कि पेशेंट्स को बुखार हो जाता है, लेकिन सर्दी उसके लगती है? साथ हाँ सर्दी, शिवरिंग करना शुरू कर देता है, बुखार हो जाता है, लेकिन उसके अलावा उसको और कोई सिम्टम ज़ाहिर नहीं होती। ठीक है। तीसरे होते हैं नॉन फेब्राइल बट हीमोलिटिक रिएक्शंस। ठीक है, ये आम ज़ुबान में हम कहेंगे कि जिसमें बुखार तो सच नहीं होता पेशेंट को, लेकिन उनका ऐसा रिएक्शन होता है जिसको हम मॉडरेट टू स्वेयर कैटेगरी में फॉल करते हैं। इसमें यह होता है कि ब्लड जो है उसको बॉडी एक्सेप्ट नहीं करती एक तरह से। पेशेंट के ब्लड के अंदर जो कुछ एंटीबॉडीज़ बनी होती हैं, जैसे ही डोनर का ब्लड आता है वो उस पर अटैक करता है ठीक और है। वो उस ब्लड को तोड़ना शुरू कर सेल्स देता को है। तोड़ना शुरू कर देता है। सेल्स को टूटने से बहुत सारे ऐसे ज़रात भी बनते हैं जो किडनी पे भी अफेक्ट कर सकते हैं। तो किडनी फेलियर भी हो सकता है? किडनी फेलियर भी बिल्कुल हो सकता है। तो ये स्वेयर हीमोलिटिक रिएक्शन में आ जाएगा, और ये हीमोलिटिक रिएक्शन फ़ौरन भी हो सकता है और डिलेड भी हो सकता है। डिलेड हम कहेंगे कि 24 आवर्स के बाद भी हो सकता है, तो वो भी ब्लड ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन की ही कैटेगरी में आएगा। लेकिन हमारे पास ये वाला रिएक्शन बहुत तकरीबन ना होने के बराबर मैंने यहाँ पे जितने अपने 3 साल के अरसे में देखा है। उसकी वजह यही है कि हम पेशेंट्स को बहुत सेफ़ तरीके से यहाँ पे ट्रांसफ्यूज़ करते हैं, उनको प्रॉपर क्रॉस मैचिंग उसकी होती है, और ये रिएक्शन होता भी तभी है जब प्रॉपर क्रॉस मैच ब्लड ना ट्रांसफ्यूज़ किया ठीक जाए। है। तो पेशेंट डिपेंडेंट होते हैं, हालांकि हर 10 से 15 दिन बाद ट्रांसफ्यूज़ करने के बावजूद भी उनको ऐसे कोई रिएक्शंस नहीं आते। ये हमारी एक बहुत बड़ी सक्सेस है, मैं कहती हूँ। चलें, आप लोगों को मैं अप्रिशिएट करता हूँ। तो उसके पीछे क्या वजूहत हैं? मतलब आपने बताया अभी हम सेफ़ तरीके से प्रॉपर SOPs फॉलो करके ब्लड जी। लगाते हैं, तो वो क्या चीज़ें हैं? मतलब ऐसा भी तो होता है ना, बाज़ दफ़ा अगर किसी जो वहाँ पे नर्सिंग स्टाफ है जी, उनको जल्दी है घर जाने की, वो स्पीड से ब्लड लगा के और फारिग होकर घर जाएं, तो इन चीज़ों से कोई फ़र्क पड़ता है? फ़र्क बिल्कुल पड़ता है। हर चीज़ मैटर करती है, इंसानी ज़िंदगी है ये। आप ऐसा नहीं कर सकते कि आप अपने किसी जल्दी की वजह से आप जल्दी से ट्रांसफ्यूज़ कर दें, या फिर आप ब्लड के टेम्परेचर को ना देखें। पेशेंट को अगर फ़ीवर है उसमें आपने ब्लड ट्रांसफ्यूज़ कर दिया और उसका रिएक्शन जो फेब्राइल हो सकता था वो मास्क हो गया। तो इन सारी चीज़ों को हम बहुत ख्याल रखते हैं। जैसे कि जावेद साहब ने अभी बताया कि ब्लड को हम प्रॉपर प्रोसेस करके तो फिर वो इशू कराते हैं लैब से। तो उसमें यह है कि वो प्रॉपर क्रॉस मैच करते हैं और उसकी स्क्रीनिंग प्रॉपर क्लाया मेथड से होती है। फिर उसके बाद जब नर्सिंग में आता है तो नर्सिंग स्टाफ हमारा बड़ा कोऑपरेटिव है माशाल्लाह से,
और वो बच्चों का बहुत मैं कहती हूँ कि हमसे भी ज़्यादा हमदर्द, वो क्योंकि 24 आवर्स 9 to 5 जो हमारा टाइमिंग है उसमें वो बच्चों के साथ होते हैं मुसलसल, तो वो टाइमिंग का बहुत ख्याल रखते हैं। यहाँ पे एक एक ड्रॉप काउंट करता है, हम ठीक है। जो है ना एक पर ड्रॉप्स पर ml के हिसाब से जो है ना वो स्टाफ चलता है, और 2 to 3 आवर्स में हमने ड्यूरेशन सेट की हुई है, उसमें SOPs को फॉलो करते हुए यहाँ पे ट्रांसफ्यूजन होती है। तो किन किन जो बीमारियों के लिए यहाँ पे आप ब्लड ट्रांसफ्यूजन देते हैं? हम लोग यहाँ पे बेसिकली थैलेसीमिया, हीमोफीलिया और ब्लड कैंसर्स के पेशेंट्स को ट्रांसफ्यूजन करते हैं। इसके अलावा कुछ पेशेंट्स हैं जो रेयर डिजीज़ के साथ आते हैं, जिसमें प्लेटलेट्स के कुछ डिफेक्ट्स आ जाते हैं, प्लेटलेट के फंक्शंस के डिफेक्ट्स आ जाते हैं, तो उनको भी हम यहाँ पे प्लेटलेट के ट्रांसफ्यूजन्स की फैसिलिटी है बहुत अच्छी, और वो हम प्रोवाइड कर रहे हैं। बड़ा अच्छा जो है ना सेटअप है, और पेशेंट की बड़ी केयर भी करते हैं, और हर चीज़ फ्री ऑफ कॉस्ट है। जी बिल्कुल। लेकिन मैं देखता हूँ कि आप पेशेंट्स के साथ साथ पेशेंट के जो अटेंडेंट होते हैं, मतलब एक पेशेंट के साथ कभी उसका चाचा, ताया, मामा, खाला, खालू, ये जो भी रिश्तेदार आए होते हैं, मतलब वो भी आपसे चेकअप करा रहे होते हैं, और आप जो है ना उनको प्रॉपर मतलब बगैर किसी परेशानी के उनको देखती हैं, और प्रॉपर उनको जो है ना प्रिस्क्रिप्शन भी बना के देती हैं, और वो भी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट होती है, हालांकि उनकी ना ही फाइल बनी हुई होती है, ना ही वो रजिस्टर्ड होते हैं। जी बिल्कुल, वो OPD में है, और वो एक टोटली एक वॉलंटियर काम कह लें आपके वो है, उसमें यह है कि वो किसी किस्म का पेड या किसी फ़ायदे की बिना पे नहीं है। पेशेंट्स के साथ जो भी आता है उसका चेकअप भी फ्री है, बल्कि यहाँ पे उनको खाना भी फ्री दिया जाता है। अच्छा, ज़बरदस्त। इदारे की तरफ से। तो किन इसके अलावा मतलब देखें ना, हमने कह दिया थैलेसीमिया, हीमोफीलिया, और इनको ब्लड तो लगता है जी। लेकिन रीज़न क्या होती है ब्लड लगने की? मतलब इन लोगों को आप ब्लड लगाते क्यों हैं? क्या ब्लड बनता नहीं है, या ब्लड टूट जाता है, या क्या वजूहात होती हैं? जी, आप 2 डिफरेंट बीमारियों के बारे में पूछ रहे हैं। दोनों ही एक्चुअली डिजेनरेटिव डिजीज़ हैं, मरूसी बीमारियां हैं जिसमें ब्लड के डिफेक्ट्स होते हैं। थैलेसीमिया एक ऐसी बीमारी है जिसमें HP का डिफेक्ट होता है। उसमें यह है कि ब्लड बनता तो है लेकिन वो मयारी खून नहीं होता। वो टाइम से पहले जितना रेड ब्लड सेल्स टूटने में टाइम लेते हैं एक नॉर्मल बंदे में, उनका ब्लड ज़रा जल्दी टूट जाता है, क्योंकि वो उस स्टैंडर्ड का नहीं होता जिस स्टैंडर्ड का बॉडी को चाहिए होता है। तो एक आम अल्फाज में सिंपल समझाने के लिए लोगों को मैं यही कहूँगी कि खून बनता है लेकिन वो जल्दी टूट जाने की वजह से उनको कमी हो जाती है। इसी वजह से हमें बाहर से उनको रेड ब्लड सेल्स लगाने पड़ते हैं, ट्रांसफ्यूज़ करने पड़ते हैं। ठीक है। हीमोफीलिया भी एक जेनेटिक बीमारी है। उसमें भी ये होता है कि नॉर्मल इंसान के जिस्म में ब्लड को जमने के लिए कुछ प्रोटीन्स होती हैं, तो वो ब्लड अगर कहीं से बहना शुरू हो तो उसको जमने में मदद देती हैं। लेकिन हीमोफीलिया के पेशेंट्स में वो फैक्टर्स की कमी होती है, तो वो कमी की वजह से उनका खून जब कहीं चोट लगती है तो बहना शुरू करे तो रुकता ही नहीं है, या फिर किसी जोड़ में कहीं चोट लग गई है, या अगर स्फीयर डेफिशिएंसी है, बिल्कुल ही ज़ीरो आपका लेवल है किसी फैक्टर का, तो किसी भी जोड़ में आपको अचानक से ब्लीडिंग शुरू हो जाती है, जोड़ सूजे हुए जोड़ों। जी बिल्कुल, आप सोए पड़े हैं फिर भी हो सकती है। फिर भी हो जाती है, तो वो फिर हमारे पास सूजे हुए जोड़ों के साथ आते हैं, उनको हम प्लाज्मा प्रोवाइड करते हैं, और फिजियोथेरेपी वो तो आप जानते ही हैं, आप खुद हम आपके पास भेजते हैं, और आप माशाल्लाह से बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं उनके लिए। फिजियोथेरेपी उनको प्रोवाइड करते हैं, तो इससे ये है कि उनकी क्वालिटी ऑफ लाइफ बहुत बेहतर हो जाती है। तो चलें, आपका बहुत शुक्रिया, इसी तरह खिदमत करती रहें और दुआएं लेती रहें। तो नाज़रीन, डॉक्टर अक्सा का यहाँ पे हम शुक्रिया अदा करते हुए एक बार फिर अप्रिशिएट करते हैं सुंदस फाउंडेशन की टीम को। आज हमारे साथ मुख्तलिफ जो डिपार्टमेंट हैं यहाँ पे काम कर रहे हैं, तो उनके जो इंचार्ज थे उनको हमने बुलाया हुआ था, और प्रॉपर हमने पूरा वे जिस तरीके से ब्लड आता है और वो उसकी स्क्रीनिंग होती है और फिर जिस तरीके से डॉक्टर साहबा लगाती हैं, वो सारा उनसे हमने पूछा, ताकि आप लोगों की आगाही के लिए कि यहाँ पे काम कैसे हो रहा है। तो बहुत अच्छा जो है ना सुंदस फाउंडेशन वर्क कर रहा है। एक ही छत के नीचे जो है ना पेशेंट्स को ब्लड भी मिलता है, और प्लाज्मा भी, और प्लेटलेट्स भी, उसके बाद फिजियोथेरेपी भी, उसके बाद मेडिसिन भी, और जो रिएक्शंस वगैरह खुदा न खास्ता कोई हो जाए तो उनको भी डॉक्टर साहिबा मैनेज करती हैं। तो आप लोग भी जो है ना खून के एहतियात वगैरह बढ़ चढ़ कर दिया करें। जिस तरह पहले डॉक्टर वफ़ा ने जिक्र किया कि खून के एहतियात देने की वजह से मतलब हमारी जो फिज़िकल हेल्थ है और मेंटल हेल्थ है उस पर बहुत पॉजिटिव जो है ना इफ़ेक्ट पड़ता है, और उससे वेट लॉस भी होता है, और ब्यूटी में भी जो है ना इजाफा होता है, और जिस्म से आयरन का जो एक्स्ट्रा लोड होता है वो भी कम हो जाता है, और बहुत सारे जो है ना फ़ायदे हैं दुनिया में भी
और आखिरत में भी। ब्लड देने से आपने घबराना नहीं है, इन बच्चों की ज़िंदगियाँ बचानी है। वो ये जो खून देते हैं आपके जिस्म का जो है वो सदका है एक तरह से। तो आप ब्लड जो है वो डोनेट करते रहें और लोगों की ज़िंदगियाँ बचाते रहें और अपनी सेहत को भी जो है ना वो आपकी फ़ायदा होगा। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट किसी शो में एक नए टॉपिक और नए गेस्ट के साथ आप लोगों से दोबारा मुलाकात होगी। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह आपका हामी नासिर।